बस चलता जा रहा हूँ, कहीं मैं इंडिया में तो दाखिल नहीं हो चुका। अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो बनाई जो आप इंडिया के बॉर्डर पे ये लोग ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान का आखिरी गांव, ये बहुत सारे बंदों ने लिखा, आपने भी लिखा कि पाकिस्तान का आखिरी गांव। तो ये कुछ बताएं कि वाकई आखिरी गांव था या जैसा बाकी सारे लिखते हैं तो आपने भी लिख दिया। जगह जगह वार्निंग के बोर्ड भी लगे हैं और वो सामने थंग विलेज ले लद्दाख इंडिया नज़र आ रहा है। ले जी, आखिरी हदों की जालियां भी देख लें। तो आप डेवलपर से फोटोग्राफर पे आए तो ये चेंज कैसे आया? और ये बनाइए जी। तस्वीरें ऐसी होती हैं जो बंदा बनाता था कहता है बस ये आखिरी तस्वीर है, ये इससे अच्छी तस्वीर मैंने पहले नहीं बनाई। तो वो कौन सी उस रीच की क्या कहानी है कि नायाब नस्ल के रीच हैं क्या है? और आपने देखे वो भी, आप एक टूर किया, मैंने तहरीर भी पढ़ी आपकी, और उस पर वो तस्वीर के हवाले से भी कि वो नज़र नहीं आते आमतौर पे या कम में शायद, कि आप दिखाते हैं जी मैं फ़लाँ जगह पे गया हूँ वो बड़ा खूबसूरत है, मेरा भी दिल करता है मैं भी जाऊँ, फिर मैं हिसाब किताब लगाता हूँ कहते नहीं यार ये तो दिन भी बहुत लगेंगे, महंगा भी बहुत है। तो इसमें कुछ बताएंगे कि ट्रिप पे या एक टूर पे आपका एक्सपेंस कितना आता है? पाक उर्दू इंस्टॉलर बनाने का मकसद आपका क्या था? ये ख्याल कैसे आया था? आपकी वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि कितने लोगों ने अब तक डाउनलोड किया हुआ है। करोड़ों में। करोड़ों में। हमारे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुर्रम इब्न शब्बीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की जो शख्सियत आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, पाक उर्दू इंस्टॉलर के बारे में आप जानते होंगे। उसके अलावा बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र और बेहतरीन व्लॉगर, सफ़रनामे भी इनके आपने शायद पढ़े हों, अगर नहीं पढ़े तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर पढ़ेंगे। और उसके अलावा इनकी जो अभी तक की पहचान है वो ये है कि ये टूरिस्ट हैं, पाकिस्तान के ऐसे मकामात की सैर करवाते हैं जहां बहुत कम टूरिस्ट गए हुए होते हैं। मेरी मुराद जनाब एम बिलाल एम साहब से है। एम बिलाल एम साहब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। लाल भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। लाल भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने पूरे इतने टफ स्केजल से वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो आपका कि आपने दावत दी, और ये मेरे लिए रात की बात है, खुशी की बात। मैं तो काफ़ी दिनों से मतलब कि इंतज़ार भी कर रहा था और कोशिश ये थी कि आपके साथ एक लंबी सी नशिस्त करेंगे जिसमें आपकी जो जितने भी कारनामे कह लें या जितनी भी आपकी शख्सियत के पहलू हैं उस पे गुफ्तगू करें। तो क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं एज़ अ टीचर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पाक उर्दू इंस्टॉलर को जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पाक उर्दू इंस्टॉलर किसने बनाया। तो मैं आपसे आगाज़ करूँगा इस गुफ्तगू का कि पाक उर्दू इंस्टॉलर बनाने का मकसद आपका क्या था? ये ख़्याल कैसे आया था? असल में मुझे तो क्या है, लिखने का शौक था। तो जब लिखने की तरफ आए तो देखा कि ऑनलाइन ही रुझान है, तो उसमें देखा कि जो ऑनलाइन लिख रहे हैं वो बड़ी मुश्किलात में है। उर्दू को एक्टिव करना, इंस्टॉल। अच्छा, यहाँ ये साथ बताइएगा कि ये कौन से दौर की बात है? क्योंकि अभी वाले जो लोग हैं वो ये नहीं समझ सकेंगे पूरी। ये वैसे 2009-10 की बात होगी, जब मैंने वो लिखना स्टार्ट किया ना, 2009-10 की बात होगी। तो पाक उर्दू इंस्टॉलर 2011 में बना था। तो मैंने देखा कि लोग जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम में है, हर बंदा जो है वो नहीं एक्टिव कर सकता, इंस्टॉल नहीं कर पा रहा उर्दू को। तो मैंने कहा, क्योंकि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैंने कहा कि लिखने राइटर बनने से पहले तुम उर्दू की वैसे खिदमत करो। तो वो फिर ऐसे ख्याल आया, तो मैंने फिर। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे लोगों ने काम किया है, अभी भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था कि मैं खुद भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, तो उसमें ये होता था कि पहले हम ना जब हम किसी शख्स को अपनी तहरीर दिखाना चाहते थे तो पहले उसको तस्वीरी शक्ल में करते थे। उसको लिखते थे, लिख के तस्वीरी शक्ल में करके अपलोड करते थे। तो ये उस बंदे के लिए तो आसान था जो थोड़ा बहुत जानता है, जो नहीं जानता उसके लिए बहुत मुश्किल था। विंडो इंस्टॉल करके उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती थी फिर। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि पाक उर्दू इंस्टॉलर के बाद ये उर्दू के लिए कितनी कुछ आसानी हुई है? लोग कितना कुछ इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? वैसे जब बना रहा था तो मुझे खुद आइडिया नहीं था कि ये इतना फ़ायदेमंद होगा, या लोग इतना पसंद करेंगे, या इतना लोगों के लिए वो आसानी हो जाएगी, मुझे नहीं था आइडिया। वो तो जब बनाया, लोगों ने देखा, वो जी 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक से सारा काम हो रहा है जी। जहाँ इतना लंबा चौड़ा काम था वो बड़ा शॉर्ट हो गया, बड़ा आसान हो गया। तो ये बड़ा फिर लोगों ने इसे सराहा, बड़ा पसंद। आपकी वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि कितने लोगों ने अब तक डाउनलोड किया हुआ है?
करोड़ों में है। करोड़ों में लोगों ने। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ कि जब जो उर्दू लिखने वाले हैं ना, उनके लिए मुश्किलात कैसे थी। मुश्किलात इस तरह थी कि अगर आपका कंप्यूटर उर्दू नहीं टाइप कर रहा, तो उसमें ये होता था, जिस वक़्त यूनिकोड आ गया उसके बाद की बात है। उस वक़्त ये होता था कि आप विंडो की सीडी डालेंगे, अगर आपको विंडो इंस्टॉल करना आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर आप उसको वर्कशॉप में लेके जाएँगे। वो सीडी डाल के जो लैंग्वेज की फ़ाइलें हैं वो इंस्टॉल करेगा, उसके बाद जाके इंस्टॉल होता था। लेकिन जब बिलाल भाई ने ये पाक उर्दू इंस्टॉलर बनाया तो टोटल 3 क्लिक होती हैं। आप डाउनलोड करें, 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक करें, कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा और दुनिया में कंप्यूटर की फ़ील्ड में जिस जगह पे मर्ज़ी आप उर्दू लिख सकते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि इसमें अभी कोई और बेहतरी की ज़रूरत है? नहीं, असल में तो जब बड़ी का उन लोगों ने उर्दू लिखनी शुरू की, आपको याद होगा कि तब हम सिर्फ लोगों को ये कहते थे कि आप उर्दू लिखें, कुछ भी लिखें, ताकि इंटरनेट पे उर्दू का मवाद हो। तो जब लोगों ने लिखना शुरू किया, बड़ी कंपनी गूगल हो गया, एप्पल हो गया, इन्होंने देखा है लोग उर्दू लिखना चाहते हैं, तो उन्होंने खुद ही ये काम शुरू कर दिया। अब गूगल का नस्तालीक फ़ॉन्ट मौजूद है, गूगल का कीबोर्ड मौजूद है, इसी तरह एप्पल का अपना है, मुख्तलिफ बड़ी जितनी कंपनीज़ हैं, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, तो उस वजह से आसानी हो गई। हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए आसानी हो गई, अब हर चीज़ बनी-बनाई आ रही है। पहले की तरह नहीं कि हमें खुद ही सारा कुछ करना पड़ता, मेहनत करना। तो बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह होती है। अब गूगल का जो नोटो नस्तालीक फ़ॉन्ट है, वो उस तरह नहीं है जिस तरह हमारे इधर लाहौरी नस्तालीक या दूसरे फ़ैज़ नस्तालीक वगैरह जो होते हैं, ताज नस्तालीक। तो ये नस्तालीक के थोड़े-थोड़े कह लें मुख्तलिफ स्टाइल है, वेरिएंट है, कह लें वर्ज़न है मुख्तलिफ। तो उस तरह नहीं है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन ये है कि अब एक कंपनी चल पड़ी है। आप देखें गूगल का जो नोटो नस्तालीक पहला वर्ज़न आया था, उसमें और आज वाले में बहुत फ़र्क है, बहुत बेहतर हो गया हुआ है। बिल्कुल, ये काफ़ी फ़र्क हुआ है इसमें। अच्छा, चलिए हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये तो पाक उर्दू इंस्टॉलर के हवाले से मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। मैं आपकी माज़रत। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको बताया इसीलिए कि आपकी बातें जो है ना सुने हम। असल में पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो मैं समझता हूँ, मैं अपने जो एज़ अ डेवलपर कह लें या इससे बड़े काम जो है ना वो मेरी वो रिसर्च जो यूनिकोड पे थी, ठीक है? फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि पाक उर्दू इंस्टॉलर एक एंड यूज़र के लिए है, जबकि वो रिसर्च वर्क जो है वो कह लें टीचर के लिए या जिन्होंने इस पे काम करना हो उनके लिए था। तो वो ज़्यादा मेहनत थी, वो मैंने काफ़ी मगजमारी की, बल्कि उस पे एक वो हमारे होते थे उर्दू महफ़िल पे, वो साउद नाम था। वो तो इंडिया से जो थे हाँ, तो उन्होंने वो एक मैंने वो मकाला सा लिखा सारी रिसर्च करके, तो उन्होंने कहा माँग क्या माँगता है इस पे? यानी वो इतने खुश हुए इस बात। बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने उर्दू के लिए काम भी बहुत किया माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि दूसरा काम जो था वो मेरी नज़र में मुश्किल था और ज़्यादा था, लेकिन वो उस तरह पज़ीराई नहीं मिली। आपका वो गालिब वाला हिसाब हो गया। आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर का नाम लिया तो फिर वो मैंने कहा कि वो उसको बस पज़ीराई मिल गई, मुझे खुद आइडिया नहीं था कि ये इतना इस तरह होगा। असल में वो आप जो आम लोग थे ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया ना। अच्छा, इसमें मुझे एक बात और याद आ गई कि उस वक़्त कुछ दोस्तों ने आपको मशवरा दिया था कि इसको ओपन सोर्स कर लिया जाए। उसमें क्या चीज़ थी? क्योंकि ओपन सोर्स के बारे में तो मेरे ख़्याल में ये है कि वो सॉफ्टवेयर में अमेंडमेंट की जा सकती है या कुछ ऐसा की जा सकती है। तो वो आपने ओपन सोर्स नहीं किया था। तो उसके पीछे क्या असल असल में ये था कि उन दिनों बनाया तो मैंने अकेले नहीं था, लेकिन उन दिनों वो मशावरती जो थे मेरे कुछ दोस्त थे, वो थे ऑनलाइन ही थे, आप भी तब थे। तो मैंने मशवरा किया इसे ओपन सोर्स कहते हैं तो कर देते हैं जैसे आप लोग कहें। तो कुछ दोस्तों का अक्सरियत ने कहा कि नहीं यार इसे ओपन सोर्स ना करो, जो तब्दीली करनी हुई हम तुम्हें बोलेंगे तुम कर देना। तो ओपन सोर्स ना करो, अगर कर दिया ओपन सोर्स तो फिर वो इतने वेरिएंट आ जाएँगे, यूज़र परेशान हो जाएगा, कौन से वाला वो इंस्टॉल करना है। ऐसा ना कि आपकी वेबसाइट में जो है वो किसी ने डाउनलोड करके उसने ओपन सोर्स में अपना कुछ कर दिया, तो वो उसमें अलग हो जाए। अब उन तब क्योंकि वो बड़ी मखदूद कम्युनिटी थी, उन्होंने कहा कि यार फिर हम लोगों को यही बताते हैं, ये वाला वर्ज़न नहीं, ये वाला करो, ये वाला नहीं, एक ही रहे ताकि नहीं, आप वक़्त के साथ-साथ उसमें अपडेट करते रहे हैं, वो चलता रहा सारा। आपने एक जुमला भी बनाया था उर्दू का, मुझे याद आया, और जुमला तो मुझे याद नहीं है, जिसमें हरूफ़ तहज्जी पूरे थे। जैसे इंग्लिश कैट, द बिग ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। तो आपने उर्दू का बनाया था, वो याद है आपको? अब मुझे भी नहीं याद आ रहा वो कुछ इस तरह था, उर्दू बलागिस्तान की तरवीज के बायस
चैनल पता नहीं कुछ इस तरह डरते हुए नज़र आए। इस जैसा कि वो पूरा एक ऐसा जुमला था, वो मैं अगर पॉसिबल हुआ तो हम शामिल करेंगे इसमें, कि जो उर्दू टाइपिंग करने वाले हैं ना, उनके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है कि उसमें अगर वो उर्दू टाइपिंग की जाए, तो उसमें उनका ये था कि सारी कीज़ ईज़िली इस्तेमाल हो सकती थी। अब इसी की एग्ज़ाम्पल आपने ये ज़िक्र किया तो मेरे ज़हन में आ गई कि जब पाक उर्दू इंस्टाल बनाया था, उस पे तकरीबन दिन-रात ही एक कर दिया था, कोई 20 दिन मैंने वो कह लो मुसलसल जो काम किया, जो उसकी प्रोटोटाइप पहला बनी, जो पहला वर्ज़न। तो इस फ़िक्रे पे महीना लग गया था। अब ये देखने में इसको पज़ीराई मिली, वो कोई बात नहीं, लेकिन मकसद ये है कि इस पे अब 1 महीना मैं सोचता था यार ये बार-बार आ रहा है लफ़्ज़, इसको कम करो, इसको ज़्यादा करो, वो फ़लाँ लफ़्ज़ मिस हो रहा है। फिर वो अलिफ़ बे पूरी ताजी जो है वो पढ़नी पड़ती थी। और देखो इस तरह भी होता है। मैं इसमें एक वजह मैं ये समझता हूँ कि फ़ोनेटिक कीबोर्ड जो है वो बड़ा ईज़ी था। जिसको उर्दू में रोमन लिखनी आती थी, जो आपका क्या हाल है, रोमन में लिखते थे, वही सारा कुछ कन्वर्ट हो गया उर्दू में, तो उर्दू टाइपिंग ज़्यादा आसान होगी। फिर इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ी शायद ना। तो चलें इसको बात को इसको यहाँ हम वाइंड अप करते हैं, तो आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो फ़ोटोग्राफ़ी आपका एक शौक है, और इसकी वजह से मैंने आपको ज़्यादा करीब से देखा, और मेरी बेटी आगे जो बात कर रही थी, वो कह रही थी कि ये नेचुरल शख्सियत है, जो नेचर को पसंद करती हैं। तो वो कह रही थी, तो वाक़ई आपने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी का आगाज़ किया। पहले तो हम इसको लेते हैं कि आप डेवलपर से फ़ोटोग्राफ़र पे आए, तो ये चेंज कैसे आया? असल में ना मुझे ट्रैवलिंग का शौक था शुरू से ही। तो लिखना, अब बंदा एक लिखता भी है, तो ट्रैवल किया, लिखा करते हैं। छोटे-छोटे सफ़रनामे राइट्स अप लिख दिया। तो इस तरह का सीन था। तो तस्वीरें बनाता था मैं अपनी याददाश्त के लिए। तब कह ले छो आम सा कैमरा था, तो पहले तो रोल वाला कैमरा होता था, वो भी आम सा ही, जो वो घरों में या आम इस्तेमाल होते थे वो। तो अपनी याददाश्त के लिए कोई चीज़ बना ली। जब दोस्त जाते थे तो वो कुछ पता है वो डेवलप करानी रो 36 तस्वीरें होती थी। हाँ, तो अमूमन क्या होता था कि खड़े होके अपनी तस्वीर, जिसे आज हम सेल्फी कहते हैं, वो सेल्फी तो नहीं, दूसरे को कैमरा दिया ये मेरी तस्वीर बनाना। मैं कहता ये सिर्फ़ अपनी क्यों हम बनाते हैं? ये नज़ारा बड़ा प्यारा है, इसकी अकेले की क्यों नहीं बनाते? तो वो दोस्तों ने कहा यार तस्वीर ज़ाया हो जाएगी, बीच में खुद भी आ जाए, वो असल में अपने लिए वो होता है। मेरे साथ भी ना होता था कि नज़ारे की तस्वीर बनानी चाहिए। मंज़रकशी जो है वो सामने आ एवरेज। तो ख़ैर वो एक ख़्याल था, ख़त्म हुआ। तो उसके बाद वो ट्रैवलिंग का बता रहा था, शौक था, तो तस्वीरें बनानी। तो इंटरनेट पे ग़ालिबन किसी ने देख के कहा कि तुम इस तरह क्यों नहीं करते कि कैमरा ले लो, ट्रैवल भी करते हो, तो अच्छा कैमरा। उनका एक वो जुमला मुझे याद है कि तुम्हारा ज़ाविया अच्छा है, तुम लाइट को अच्छे अंदाज से, मुझे तब इतना नहीं था पता ज़ाविया और लाइट यानी एंगल और लाइट्स ये वो इतना नहीं था। उन्होंने कहा नेचुरली तुम्हारा ये बेड़ा बेहतर है, तुम एक कैमरा ले लो और ट्रैवल करते हो साथ साथ तस्वीरें भी बनाते रहना, तो अच्छी बन जाएंगी, तो बेहतर है। मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। मैंने फिर कैमरा ले लिया ऐसे ही। तो कोई इतना पता नहीं, वो सीखने लग पड़ा। वो यूट्यूब बेहतरीन उस्ताद। तो बाकी ट्यूटोरियल पढ़ने शुरू किए, वो करते-करते वो बड़ा वो इंटरेस्ट, वो मुझे बड़ी मज़े की चीज़ लगी। वो आम बंदे को बताएँ तो शायद उसे वो बोरियत बोर हो वो इससे। समझ ही आई रही। ठीक है, लेकिन मुझे क्योंकि वो आपने पूछा ना कि एक डेवलपर से या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इधर कैसे आए, वो मुझे वो चीज़ें ना बड़ी मज़े देने अच्छा लगे। वो टेक्निकल बातें, अपर्चर, शटर, आईएसओ, इनकी स्पीड, मैथमेटिक्स सारी, कैलकुलेशन, लाइट क ये वो एंगल क्या हो, ये मुझे चीज़ें बड़ी मज़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया इसमें। तो फिर मैंने वो फ़ोटोग्राफ़ी करी, वो इतना इंटरेस्ट हुआ कि वो कह लें कि मैं फिर हाथ धो के इसके पीछे पड़ा। आपने कैमरे के इस्तेमाल पे एक पूरी तहरीर भी लिखी थी, और मैंने वो भी पढ़ी है। उसमें इसमें मैंने वीडियो भी बनाई है चैनल। आई थी बिल्कुल, उसमें एक क्या अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि आप जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं, तो फिर सही तवज्जो के साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से कर लें। अच्छा, कुछ लोगों को जैसे अब मैं हूँ, मैं तकरीबन बहुत अर्सा पहले से कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि ये इसकी लाइट कितनी होनी चाहिए, इसका अपर्चर कितना होना चाहिए, कितना ज़ाविया होना चाहिए। मेरे पास कैमरा होता है, मैं क्लिक करता जाता हूँ, 5-6 तस्वीरें एक सही बनती है, वो साइड में कर लेता हूँ। तो इस पे कुछ बताएँ कि क्या छोटा-मोटा सा कोई इसमें
फ़ोटोग्राफ़र के लिए कोई हिंट्स दे दें या एक टिप दे दें कि कैसे पिक्चर बनानी चाहिए? नहीं, आपने कह लें कि फोटोग्राफी सारा खेल ही रोशनी का है। तो आपने सबसे पहली चीज़ तो लाइट देखनी है। आई मीन किस लाइट में, वो एग्जांपल ऐसे है कि बाज़ मंज़र है वो शाम के टाइम जब वो तिरछी शुआएँ पड़ेंगी वो तब प्यारे होंगे। अगर लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी की बात करें तो, ठीक है? तो उसमें आप लाइट का देखें कि मैं थोड़ा ये वेट कर लूँ, इंतज़ार करूँ ताकि रोशनी का एंगल ये हो, तो तब मैं ये तस्वीर बनाऊँ। तो ये बेसिक तो ये है। अगर आप शटर अपर्चर की बात करेंगे वो 3 चीज़ें हैं। मेरे ख़्याल में एक दिन बंदा अगर थोड़ा-सा उस पे गौर करे ना, तो बंदे को समझ आ जाती है। तो मेन तो रोशनी है, रोशनी। आपने कैप्चर करना क्या है, चाहते क्या हैं? असल में कैमरे की टेक्निकल बात से ज़्यादा मैं इस बात पे फ़ोकस करूँगा कि आप तस्वीर कैमरे के बगैर पहले अपने दिमाग में बनाएँ। आपने पहाड़ देखा है, आपके अच्छा इस वक़्त इधर से लाइट आ रही है, अगर लाइट ऊपर से सीधी ऊपर से आएगी तो क्या होगा, साइड से आएगी तो क्या होगा, तुलुए आफ़ताब के वक़्त क्या सीन बनेगा। आप उधर खड़े हैं दोपहर के वक़्त बिलफ़र्ज़, आपने सुबह तुलू से लेके ग़ुरूब तक और रात को स्टार्स की मूवमेंट तक, चाँद का निकलना और चाँद ग़ुरूब होने सारी कैलकुलेशन करके तो उसमें अपने दिमाग में तस्वीर बनानी है कि ये किस वक़्त क्या सीन मज़े प्यारा बनेगा। तो अगर इस पे आ जाए तो बाकी टेक्निकल चीज़ें तो वो तो इतना बड़ा काम नहीं का है। अच्छा, बहुत सारी तस्वीरें आपने बनाई, तो कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो बंदा बनाता है तो कहता है बस ये आखिरी तस्वीर है, ये इससे अच्छी तस्वीर मैंने पहले नहीं बनाई, तो वो कौन-सी तस्वीर है? और ये तस्वीर आपने हमें देनी भी है, हम यहाँ साथ डिस्प्ले भी करेंगे। वो तस्वीर एक तो खूबसूरती के लिहाज़ से या अपनी एफ़र्ट के लिहाज़ से आप पूछ रहे हैं? जिसको मतलब कि ये कह लें कि आप देखें और कहें कि यार चाहे खूबसूरती के लिहाज़ से या एफ़र्ट के लिहाज़ से, क्योंकि कुछ तस्वीरें तो आपने अरसे-अरसे तक इंतज़ार करके भी बनाई हैं। असल में खूबसूरती के लिहाज़ से तो वो मैं बात करूँगा जो शायर या वो राइटर के तौर पे करते हैं कि अपनी तहलीक तो सारी प्यारी होती है, अपनी औलाद की तरह होती है। मेरे लिए तो हर जो तस्वीर मैंने बनाई है, वो मुझे तो ऐसी ल हर प्यारी लगती है। तो आप अब उसमें ये कह दें कि जी वो ऐसी तस्वीर बनी ऐसी तस्वीर बनी कि जिसके बाद वो कहते हैं ना शायर ने शेर लिखा और कलम तोड़ दिया। तो आप कहेंगे ऐसी तस्वीर कैमरा तो नहीं मैंने तोड़ा। हाँ, वैसे एक बाई चांस टूटा भी था, वो हादसा हुआ था। तो खैर अगर देखें मेहनत के लिहाज से तो एक तस्वीर जो चांदनी रात में पीर पंजाल की मैंने बनाई थी। तो वो मुझे जब मैंने तस्वीर बनी थी उसका जो पहला वो डिस्प्ले होती है ना स्क्रीन पे अब शटर के बाद वो सामने आती है। तो मैंने एक वो ऐसे ना मैंने कहा बस बिलाल अखीर ही कर दी। सही है, बस ये तस्वीर ये मेरे मुँह से फ़िलबदी निकला था। तो अपने मुँह से अब मैं क्या कहूँ, एक वो थी। अगर आप कहें ना कि तस्वीर उसके बाद या जो मुझे सबसे ज़्यादा जिस पे एफ़र्ट हुई या पसंद आई, उसमें इंतज़ार था, एफ़र्ट कम थी। मीन इंतज़ार था कि वेदर क्लियर हो, चाँद की 14वीं हो यानी पूरा चाँद हो या 13वीं 12वीं इतना हो कि पहाड़ रोशन हो और हमारे उधर जलालपुर जट्टा से लेके पीर पंजाल रेंज तक मौसम पूरे एरिये का साफ़ हो। का। अब वो हर चाँद के वो बात नहीं था, फिर मौसम भी बहार का हो, क्योंकि गर्मी में उन पहाड़ों पे बर्फ़ नहीं होती या कम हो जाती है। तो ये करते काफ़ी टाइम साल गुज़र कितने साल मतलब कितना तकरीबन 6-7 साल लग गए। कितने साल तक आपने वो तस्वीर अपने दिमाग में रखी? रखी तो जब भी 14वीं होती, बाहर का मौसम होता, मैं देखता, हिसाब लगाता, नहीं यार। फिर एक दिन बनी जिस दिन बनी थी, उस दिन मैं दोस्तों को फ़ोन करता था। बल्कि 1-2 ऐसे थे मेरे जानने वाले दूसरे शहरों के, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा, "ओए बाहर निकलो, जाओ फलाँ जो लोकेशन पे जाके तस्वीर बनाओ, पहाड़ नज़र आ रहे हैं।" मुझे ये नहीं था कि मैं रिकॉर्ड बना लूँ या फलाँ बना ले, कोई नहीं, बस ठीक है, सारे बनाए। तो फिर वो उसके बाद जो तस्वीर है मेहनत वो टिल्ला जोगियाँ की मैंने बनाई थी। हम 4-5 दोस्त थे। तो पहले हमने मशल तैयार की, पहले तस्वीर सोची दिमाग में कि वो टिल्ला जोगियाँ पुराने वो खंडरात आसार कदीमा है, तो वो किसी तरह रोशन हो। जब जोगियों का दौर था, तो वो दिए जलाते थे, तो ये दीवारें रोशन होती होंगी, वो इफ़ेक्ट कैसे आ सकता है? आर्टिफ़िशियल लाइट भी लेके जा सकते हैं, बैटरी से चला लो, बिजली नहीं है उधर तो बैटरी से चलाई जाए। मैं कहता नहीं वो वाली फ़ील आए तस्वीर में। तो उसके लिए फिर सोचा हमने दिए जलाए, तो इतने दिए जलाने ये इकट्ठे फिर वो टीम चाहिए थी, लेकिन हमारे
फिर हमने मशल बनाई, जो पुराने दौर में, बल्कि मैंने अपने वाला साहब से पूछा कि आपको इल्म, उनके भी वैसे बिजली थी दो बचपन में तो, लेकिन उन्हें पूछा कि आपने सुना हो कि मशल कैसे बनती थी। वो मशल में इवन जो जुलूस वगैरह नहीं निकालते रबीउल अव्वल वगैरह पे, इन्हें भी मैंने पूछा यार मशल कैसे बनाते हो, आइडिया लेके। तो वो फिर हमने मशल बनाई, उसे टीला जोगियाँ गए उधर मशल में हम दोस्तों ने मिल के। फिर वो एक पहाड़ी पे कैमरा लगाया, नीचे खाई में जंगल था, जंगल गुजर के दूसरी पे उधर गए, जो आसार कदीमा थे उधर मशल रोशन की, उससे सारे को वो ब्राइट लाइट फैली। तो वो करते थे, दो दोस्त उधर कैमरे के पास खड़े हुए, कोई जंगली जानवर कैमरा ना गिरा दे। मैं और एक और दोस्त थे, वो हम उधर दूसरी तरफ गए। तो वो हम 4 घंटे तकरीबन मेहनत करते रहे रात के, तो वो फिर जाकर तस्वीर बनी। तो वो मुझे एक ना खुशी सी होती है उस तस्वीर का ना, कि मैंने इतनी मेहनत की एक तस्वीर के लिए। अच्छा, इसमें कुछ तस्वीरें आपकी देखी हैं जो रात को मंज़रकशी की गई है, जैसे आप किसी टूर पे जाते हैं तो पहाड़ पे बनाते हैं, तो उसमें रात को कैमरे का इस्तेमाल मतलब कि हमारे जैसा बंदा करता है तो अंधेरा-अंधेरा ही नज़र आता है। लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आपने एक तस्वीर बनाई थी जो सियारे नज़र आए थे। बेसिकली वो कि इंटरनेट की जो सर्विस फराहम कर रहा था, ज़हन में मेरे नाम नहीं है कंपनी का, लेकिन ये है कि वो स्पेसएक्स, बिल्कुल सियार नज़र आए थे, वो आपने तस्वीर बनाई, तो वो बिल्कुल वाज़िया क्लियर नज़र आती हैं। लेकिन आम तौर पे बनाई जाती तो वो क्लियर नज़र नहीं आती तो। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि लोग क्या समझते हैं, ये कैमरे से नज़र आया, आंख से नहीं आया। स्टारलिंक को, स्पेस एक्स के स्टारलिंक वो सैटेलाइट जो है नज़र आते हैं ना आँख से, कैमरे से भी आ गए। ठीक है, इसी तरह आप कभी गौर करें, पहाड़ों में आप जाएं या कहीं पे भी जहाँ लाइट पोल्यूशन ना हो, रोशनी भी बेसिकली एक पोल्यूशन है, आलूदगी है। रात के वक्त रोशनी बिला वजह जो है ना वो आलूदगी है। आप लाइट पोल्यूशन जहाँ ना हो, उधर जाएं, थोड़ी देर बैठें, ताकि आपकी आँख जो है उसका अपर्चर, अब वो मेडिकल साइंस में पता नहीं क्या बोलते हैं, कैमरे की ज़ुबान में हम अपर्चर कहते हैं, तो वो खुल जाएगा। पुतली गालबन होती है, वो सिकुड़ती है और फैलती है, वो फैलेगी और ज़्यादा लाइट कैप्चर करने लगेगी और आपको वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएँगी जो वैसे नहीं नज़र आती। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं अंधेरे में, तो आपकी वो लाइट की वजह से पुतली सिकुड़ी हुई है। जैसे ही आप लाइट बंद करके थोड़ी देर बैठेंगे तो वो नेचुरल आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, कैमरे में थोड़ा-सा इन्हांस हो जाता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी मुकम्मल आपने लाइट होगी, कुछ कैप्चर होगा, सेंसर पे कोई लाइट पड़ेगी तो तस्वीर बनेगी। इट्स मीन उधर एटमॉस्फियर में लाइट थोड़ी-सी थी या ज़्यादा थी, वो पड़ी कैमरे में तो बनी। तो वो इस तरह कैप्चर होती है। कि आप थोड़ा जैसे हम लॉन्ग एक्सपोज़र भी बोलते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करें, शटर को ओपन रहने दें ताकि लाइट बढ़े और वो बने। अच्छा, एक और तस्वीर मुझे याद आ रही है, मैगज़ीन के हवाले से आपने बनाई थी ग़ालिबन। मैगज़ीन के जो टाइटल पे भी लगी थी, वो जगह का क्या नाम है, रोशनियाँ जहाँ शनाइयाँ चली गई थी। तो उस वो तस्वीर मैंने गौर करके देखी, वो बड़े दूर से जाके बनाई गई थी। तो उस तस्वीर का बनाने का आइडिया कैसे आया? तो उसमें उसकी स्टोरी क्या थी कि वो क्या सारी कहानी क्या थी उसकी? वो टीडीसीपी ने ना टीडीसीपी, पीटीडीसी नहीं टीडीसीपी यानी टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब, उन्होंने एक इवेंट था फ़ोटोग्राफ़ी का, तो उन्होंने हिरन मनार शेखुपुरा में ये, बिल्कुल, हिरन मीनार। तो उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन मैंने देखा, मैं लाहौर जा रहा था, मैंने कहा चले मैं भी इधर से होता जाता हूँ, तो मैं भी फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ। तब इतना नया-नया ही था शौक, तो मैं चला गया। तो उधर ख़ैर उन्होंने अच्छा इंतज़ाम वग़ैरह सारा, तो ऐसे वो आपस में बातें कर रहे थे जो इंतज़ामिया के थे, तो वो कहते हैं कि वो इस टाइम ना वो फायरवर्क जो है ना, आतिशबाज़ी इस टाइम करेंगे। मैं सुन रहा था। मैंने उन्हें पूछा आपने करनी कहाँ से है? उन्होंने कहा जी वो फलाँ जगह पे जाके करेंगे। अब वो मैंने कहा अच्छा फलाँ, वही आपको पहले बताया कि वो आप सोच लें तस्वीर, मैंने सोच लिया सारा। अब वो जंगल में जाना पड़ना था, साथ जंगल था, तो उधर अगर वो आप जाएँ उस ज़ाविये से बनेगी तो तस्वीर अच्छी सही आई। और चाँद था, चौथी 5वीं का गालिबन चाँद था या तारीख थी उसकी। तो मैं कह रहा चाँद जो है ना वो मीनार के ऊपर आए और ये ज़ाविया बने, कोई इस तरह का बने। अब वो मैंने सारा हिसाब लगा लिया। अब उन्होंने कहा जी कि टाइम क्या होगा, किस वक़्त करनी है, क्या है? अब उधर जाने तक वो आतिशबाज़ी ख़त्म हो जाएगी।
खैर मैं उधर लगा के बैठा रहा, पीछे से खाना हुआ, सब हुआ, मैं उधर ही उधर बैठे रहे हैं पीछे, प्रोग्राम सारे का सारा चल रहा, आप फोटो की खातिर वहाँ बैठे रहे हैं। मैं बैठा हुआ हूँ। और रात हुई है, रात का ही टाइम था, तो वो जब आतिशबाजी शुरू हुई तो मैंने फिर वो तस्वीर बनाई। तो वो ये हिरन मनाल की, तो वो फिर जो इवेंट करवाया था टीडीसीपी ने, तो उन्होंने फिर वो जो तस्वीर उन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने मैगजीन पे वो छापी। और टीडीसीपी ने ही वो जो थी, इनका जो मैगजीन होता है, इसमें वो वाली जो मैं आपको बता रहा था, पीर पंजाल की रात में, चांदनी रात में जो तस्वीर बनाई थी 7 साल 6 साल इंतजार के बाद, उसको पिक्चर ऑफ द मंथ या पिक्चर ऑफ द वीक वो पिक्चर तो आपकी बड़ी वायरल हुई ना, वो तो काफ़ी सच उसी उन्हीं पहाड़ों की दिन वाली, अच्छा सही सही है, लेकिन है कि वो पिक्चर्स वाकई बड़ी बेहतरीन है। एक और पिक्चर मेरे जहन में आ रही है, जो रीच की आपने बनाई थी, जो आपने वो उस रीच की क्या कहानी है कि नायाब नस्ल के रीच हैं क्या, और आपने देखे हैं वो भी, आप एक टूर किया, मैंने तहरीर भी पढ़ी आपकी, और उस पे वो तस्वीर के हवाले से भी कि वो नज़र नहीं आते आमतौर पे, या कम है शायद। असल में ये है हिमालयन ब्राउन बियर। तो पहले तो ये मादूम होने के खतरे से दो चार था, तो अब इन्होंने दियोसई नेशनल पार्क की वजह से वो खतरा टल गया। अब वो कुछ तादाद बढ़ रही है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन तादाद बढ़ रही है। तो वो अब तो हर दियोसई में कोई भी जाए, थोड़ी सी मेहनत करे तो रीच नज़र आने के चांसेस हैं। तो ये पुरानी बात है, तो मैं और मेरे दोस्त हैं, उन्होंने हमने हिसाब लगाया, यार चलते हैं कोई जंगली जानवर रीछ देखते हैं, ढूंढते हैं जाके। तो साल गुजरते गए, कोई ना आखिरकार हम फिर गए। तो वो फिर बकायदा हम असल में तस्वीर बनाने से ज़्यादा ना वो हम रीछ देखना चाहते हैं। अब ये है कि आप चिड़ियाघर में जाके देख सकते हैं, आपकी और भी देख कैद भी देख सकते हैं, लेकिन हम वाइल्ड एरिया में देखना चाहते हैं, अपनी वो कह लो कुदरती मस्कन जिसे बोलेंगे, उधर देखना चाहते थे। तो वो अपना फिर वो हम गए, तो वो तस्वीर वैसे बन गई, और वो काफ़ी दूर थी, मीन हमारे पास तब लेंस नहीं थे ऐसे कि जिससे वो जूम करके तो हम अच्छी तस्वीर बना ले, लेकिन वो जितनी भी बनी थी मज़ा बहुत आया था। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पोज दे के तस्वीर बना रहे हैं अभी। असल में ना, बेशक जंगली जानवर हो ना, अगर वो आपसे वो क्या बोलते हैं, मतभेद ना हो जाए, इनकाउंटर ना हो जाए आपस में, तो वो हम लग रहे, अदरवाइज इंसान से डर के भागते हैं। वो रीछ ने हमें देख लिया, तो वो डर के भागा। भागा तो मैंने कहा तस्वीर नहीं बनी, मैंने कहा यार ये क्या तस्वीर नहीं बन सकी कोई इतनी, तो ये जाए मेरे से फिल बदी मुँह से पीछे तो मुड़ के देख, कुछ इस तरह मैंने बोला। पलट पलट है क्या? इंडियन फिल्म का सीन है, पलट पलट। हाँ, पलट। वो शायद वो वेव उस तक पहुंची है, जो भी इसे कहेंगे, मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन वो पलटा और रुका, और वो वीडियो भी बनी हुई है, वो फिर मैंने उधर तस्वीर बनाई। वो बड़ा स्टाइल था, वो बड़ा मजे। ओ वाकई वो बहुत मजे। मैं कहता था कि अगर कोई खूबसूरत जिसे बच्चों का ये खिलौना था टेडी बियर, जी जी। उससे मिलता जुलता अगर कोई खूबसूरत है, वो ये हिमालयन ब्राउन बियर है, बहुत क्यूट सा होता है। मैंने तस्वीर देखी, बड़ी बेहतरीन तस्वीर थी। अच्छा, इस फोटोग्राफी में कभी आपके जहन में हो कि कोई ये जो काम किया है, इसके अलावा कोई काम करने का जहन में है कि इतना अच्छा काम और करना चाहिए, कोई है या अभी तो कुछ भी नहीं। कोई भी नहीं? तो ये फिल्बदी होता है, या कोई प्लान किया जाता है कि हाँ इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए? और जहाज़ के हवाले से कोई तस्वीर का आपका माइंड था, आसमान के ऊपर जहाज़ जा रहा हो, और एक तहरीर में शायद मैंने पढ़ा था, या मुझे हाँ, वो तहरीर में ही था। चीज़ें जहाज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि मैंने तस्वीर बनानी, लेकिन वो बन। वो चाँद में मैं चाहता था कि जहाज़ गुज़रे चाँद के आगे से, और तब तस्वीर बने वो चाँद हो पीछे और आगे जहाज़ हो। तो वो अब तो काफ़ी दोस्तों ने बनाई है, बनी है, लेकिन मैं नहीं बना सका था तब, तब नहीं था बना सका। उस वक़्त ट्राई की थी आपने, लेकिन ट्राई की, और काफ़ी ट्राई की थी, कितनी-कितनी देर शेड्यूल चेक करता था, कौन-सा जहाज़ जा रहा है, कौन-सा नहीं है, तो सारा वो सही है। तो थोड़ा-सा इस तरह का था। तो चलें जी, अब इसको हम वाइंड अप करके अब अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। आज जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो ये है कि जो इन्होंने टूर किए हुए हैं उस पे गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारी जगह घूमे हैं, और जितनी भी हमारी बात हुई है, फोटोग्राफर के हवाले से भी बात हुई है, ये सारी भी वही गुफ्तगू है कि इन्होंने टूर किए हैं, तो वहाँ जाके उन्होंने फोटोग्राफी भी की है। तो बिलाल भाई, टूर नहीं, ऐसा है कि शुरू में तो टूर किए,
तो उधर गए तो फ़ोटोग्राफ़ी की। बाद में ऐसा भी वक़्त आया कि म अलग फ़ोटोग्राफ़ी भी की भी गूगल अर्थ पे मैं जगह देख रहा हूँ, यार ये जगह बड़ी अच्छी है, अगर इधर जाके इस पहाड़ पे जाके इस पहाड़ की तस्वीर बनाए अच्छा, अच्छा मतलब वो दोनों चीज़ें मर्ज हो होगी। बाद में ऐसे भी टूर है कि मैं तस्वीर बनाने के लिए अच्छा, अच्छा, गुड, गुड मतलब एक ऐसा भी हुआ है कि पहले टूर होता था, साथ तस्वीर बनती थी, ठीक है? बाद में ये कह लें कि बाद में टूर फॉर फ़ोटोग्राफ़ी। आपने पहले तहरीर लिखना शुरू की और मैंने जो गुफ्तगू का आगाज़ किया वो पहले तहरीर से किया फिर पिक्चर पे, अब वीडियो की तरफ आते हैं कि आप ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करके और उसके बाद आपने अभी यूट्यूब पे भी काम करना शुरू किया है। तहरीर से पिक्चर, पिक्चर से फिर आप वीडियो की सूरत में आए। अब पहले तो ये करते हैं कि पहले इस चीज़ पे आप बताएँ कि यूट्यूब पर आने का क्या मकसद था? पहले आपने यहाँ तहरीरी तौर पे काम किया आपने, वेबसाइट पे आपने आपका ब्लॉग भी है अच्छी तरह लिखते भी हैं हम। तो अब आपने वीडियो की सूरत में आना शुरू कर दिया, तो इसकी क्या वजह है? वो कह लें जिस तरह मैंने पहले फ़ोटोग्राफ़ी का बताया कि शौक था, तो आप जैसे दोस्तों ने कहा कि यार थोड़ी अच्छी कोशिश करो, कैमरा अच्छा ले लो। तो वो बाद में पता चला कि हर कैमरे से नहीं वो तस्वीर कोई और ही चक्कर होते हैं। कैमरे से ज़्यादा आपको अपने दिमाग में तस्वीर बनानी पड़ती है। खैर ये थोड़ी टेक्निकल या फ़लसियाना बात हो जाएगी। तो इसी तरह दोस्तों ने कहा कि अब लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। अब नहीं, ये आज से 5-7 साल पहले जब पाकिस्तान में अनबैन कह लें या पाकिस्तान में ओपन हुई थी ये यूट्यूब, बैन थी ना पहले बैन हो गई थी तब से लोग कह रहे हैं कि तुम ट्रैवल करते हो, तस्वीरें भी बनाते हो, तो चलो वीडियो भी बना दिया करो। साथ वो दोस्तों ने कहना शुरू किया, तो मैंने कहा ठीक है यार मैं कोशिश करूँगा क्लिप बनाने छोटे-छोटे ये वो। तो लेकिन मैं नहीं बना पाया। इतना मैं वो इतनी सादी बात नहीं थी जितनी समझी जा रही थी, कि यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना इतना सादा नहीं था। वो मैंने क्या किया कि इसरार किया तो मैंने देखा कि ये फुल टाइम जॉब है। आप ये नहीं कह सकते कि पार्ट टाइम जो मैं गया हूँ ट्रैवल किया है तो फिर तस्वीर बना ले वीडियो बना ली है तो आ गए जी अपलोड कर दी, नहीं। आपने स्पेशल टाइम देना है। आपने अपने जिस मकसद के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपनी कह लें वो मैं कहता हूँ ताज़ा दम होने के लिए, थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए, जिस लिए भी कर रहे हैं, उसमें से टाइम निकाल के वीडियो शूट करनी है। ठीक है? तो फिर आके असल काम उसके बाद आके शुरू होता है। आप फुटेज तैयार करके ले आते हैं, जब एडिटिंग करते हैं, वो एक बड़ी फुल टाइम जॉब है। तो मुझसे नहीं थी हो रही, और काम बहुत थे। तो मैंने शुरू में कह लें 2019 में वो रीच वाली बनाई, उससे पहले भी बनाई। तो वो मैंने हिसाब लगाया ये फुल टाइम जॉब है, जब वक़्त होगा। और जॉब जो अभी कर रहा हूँ, मीन तब कर रहा था कि जो फ्रीलांसिंग वगैरह और डेवलपमेंट वगैरह, तो उसमें से जब इतना होगा टाइम कि मैं उसको पॉज़ करके या छोड़ के तो ये वीडियो बना सकूँ, तो तब बनाएँगे, तब देखेंगे। तो इस दफ़ा जब मैं ये इस सफ़र पे निकलने लगा था सोबहार जीवन के लिए, तो मैंने ना एक टारगेट बनाया था, मैंने पीछे सारे अपने काम कंप्लीट किए, कोशिश की कि काफ़ी हद तक कंप्लीट किए। तो मैंने कहा कि मैंने ना अपना वो लिखने का शौक जो है, वो भी कह लें कुछ मसाइल की वज़ह से रुका हुआ था। तो मैंने कहा मैंने उसको भी वो भी पूरा करना है इस टूर पे, और मैंने फ़ोटोग्राफ़ी भी करनी है, मैंने वीडियो भी बनानी है, और मैंने 100 डेज़ ऐसे गुज़ारने हैं, 100 दिन ऐसे गुज़ारने हैं जैसे मैंने एक दिन में 1 साल जिया हो। 100 साल जीने के लिए कह लें तो ज़िंदगी आपने आपने ये जो मतलब है कि टूर मैंने 100 वीडियोज़ का भी ना जो टारगेट रखा। तो क्योंकि मैंने मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने इसका नाम रखा ना सो बहार जीवन, तो इसके पीछे मकसद क्या था? कि वह मतलब है कि आपने 100 दिन विज़िट करना है या टूर करना है या 100 मकामात पे विज़िट कर नहीं 100 दिन, 100 दिन इसमें ऐसे दिन भी गुज़रे भी हैं, आगे भी गुज़रेंगे शायद, कि मैं किसी मकाम पे नहीं गया, किसी मकामात को कह लें सियासी मकाम पे नहीं गया। होटल में हूँ या कैंपिंग की है तो निकला हूँ बाहर, बैठा रहा हूँ, सारा दिन मैं मेडोज़ में बैठा रहा हूँ। दिन वो काउंट होंगे जो आप टूर के लिए निकले होंगे। हाँ। ठीक है, जब आप वापस आ जाएँगे घर में तो वो काउंट नहीं असल में तो मेरा प्लान ये था कि मैं पूरे 100 दिन जो है ना वो ट्रैवल ही करूँ। उसमें ये था कि ब्रेक के तौर पे मसलन घर आऊँगा, घर वालों को मिलूँगा, डाटा कॉपी करूँगा, 1-2 दिन में निकल जाऊँगा। पहले सीज़न के बाद जब वापस आया तो आपको शायद इल्म हो तो रवात के पास मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसकी वजह से लेट हो गया थोड़ा।
फिर वो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगा, तो उसके बाद जो है कुछ और काम-काज ऐसे बन गए कि वो दुश्मनाने सुकून ने सुकून ना लेने दिया। ये भी एक टर्म मैं यूज़ करता हूँ खैर। तो मैं नहीं निकल सका जल्दी। तो प्रोग्राम यही था कि मैं जो निकलूँगा, तो ब्रेक इतनी है कि डाटा कॉपी किया, क्योंकि डाटा का भी एक बड़ा इशू था। बेशक आपने ड्यूल बैकअप बनाया हो, लेकिन आपको ये हर वक़्त ये ना धड़कन वो ऐसी हो जाती है, यार कहीं पे ना डाटा को कुछ हो गया तो इतने दिन का, तो क्योंकि 100 वीडियोज़ वाला भी अदरवाइज़ हो भी जाए, बल्कि मेरे साथ पिछले दिनों एक हादसा हुआ भी है डाटे के हवाले से। वो क्या लें कि मेरा बहुत नायाब डाटा जो था, वीडियो एंड फ़ोटो, वो हार्ड डिस्क क्रैश कर गई। ड्यूल बैकअप 2 हार्ड डिस्क क्रैश की आगे-पीछे। जो नया बैकअप बनाने की वो नहीं रिकवर हो सका। वो एक रिकवरी कंपनी से भी राब्ता किया, बड़े चक्कर चलाए, नहीं हो सका। तो उसमें आप बेहतर शायर लोग हैं, आपको जानते होंगे, वो गालिब का, बाबा गालिब का जब वो दीवान जल गया था, पहली शायरी तो उसमें कोई शेर कहा था, पता नहीं, मुझे याद नहीं, कि चलो ठीक है जो हुआ ख़त्म हुआ अब आगे चलते हैं। तो मैंने भी ये सोच के खैर वो सब्र कर लिया, शुक्र कर लिया, और कर भी मैंने क्या सकता है। से आकर भी कह सकते हैं। तो असल में वो बता ये रहा हूँ कि प्लान ये था कि डाटा बैकअप जो है ना वो साथ-साथ होता रहे, तो उसलिए होगा। तो अब उम्मीद है कि वो मैं इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट वो, तो इसका मकसद बेसिकली ये खाली एक ये नहीं कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस पूरी सीरीज़ के लिए कि आप ज़िंदगी को ऐसा भरपूर जी सकते हैं कि आपको एक दिन जो है ना वो ऐसा लगेगा कि आपने बहुत लंबा दिन था और आपने बहुत कुछ एंजॉय किया कह लें, या आपको बहुत सुकून वाला था। वैसे तकलीफ वाला दिन भी लंबा हो जाता है, तकलीफ। ठीक है। मैं इसके उल्ट ये साबित तो नहीं है, मैं कौन होता हूँ साबित करने वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तकलीफ का अगर लंबा हो सकता है तो खुशी का भी लंबा हो सकता है। आप इस तरह का दिन गुजार सकते हैं कि आपको लगे कि आपने बहुत ज़िंदगी जी है। तो आपको शायद अभी हो रहा है आइडिया, यानी जितनी वीडियोस बनी है उनमें एक दिन की एक वीडियो है। तो उसमें क्या-क्या देखा, क्या-क्या जिया, क्या शौक पूरा कर रहा हूँ। तो असल में ज़िंदगी 100 साल जीने की है। 100 साल आप फिज़िकली वैसे जो होता है सो पूरा साल जिए 100, या इस तरह जी लें। जी। अच्छा, ये जो आपने शुरू किया सिलसिला, ये महँगा सिलसिला नहीं है, ये इसमें खर्चा नहीं होगा बहुत ज़्यादा? और अगर फ़र्ज़ करें कि आप 100 दिन का टूर करते हैं, तो फिर आपको 100 मकामात पे या 100 दिन का टूर करते हैं, तो उसका आपको एक पूरा बजट भी बनाना पड़ेगा। आपका देखे-देखे आप दिखाते हैं जी मैं फ़लाँ जगह पे गया हूँ, वो बड़ा खूबसूरत है, मेरा भी दिल करता है मैं भी जाऊँ। फिर मैं हिसाब-किताब लगाता हूँ, कहते नहीं यार ये तो दिन भी बहुत लगेंगे, महँगा भी बहुत है। तो इसमें कुछ बताएँगे कि एक ट्रिप पे या एक टूर पे आपका एक्सपेंस कितना आता है? कोई फिक्स तो नहीं है मैं बता सकता, कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ महँगाई होती है, महँगाई होती है, तो कुछ कह लें सस्ता भी हो जाता है। तो ये फिक्स तो नहीं मैं बता सकूँगा कि जी कितना हो जाता है खर्चा। ऊपर से महँगाई इतनी हो गई ओवरऑल, तो मतलब अभी आप कुछ बताएँ तो आगे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। शौक महँगे का इसको मैं ज़रा थोड़ी और सेंस में लेता हूँ कि शौक कोई भी हो ना वो महँगा, वो क्या कहते हैं, शौक का कोई मोल नहीं है। तो शौक महँगा ही होता है। अब किसी चीज़ का भी बिलफ़र्ज़ वो एक बड़ा पुराना था हॉबी, वो टिकटें जमा करते थे डाक की, पोस्टल टिकट जो होती है, तो वो जमा करते होते थे। तो अब वो कई पुरानी-पुरानी वो खरीदते थे। वो बड़ी-बड़ी महँगी मिलती थी। सिक्के लोग जमा करते हैं, वो भी खरीदने पड़ जाते हैं, वो भी। शौक कोई भी है ना, जब शौक हो जाएगा, उसका लेवल वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो फिर वो महँगा हो जाएगा। सही है। फिर वो महँगा हो जाए, तो उसके लिए आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर आप में ने वीडियो देखी, आपका दिल किया जाने को, अगर आपका दिल किया है, ये आपका दिल की है, लेकिन अगर आपका शौक होगा ना जाने का, तो फिर आप मैनेज करोगे। फिर मैनेज करने के। हाँ, मैनेज करोगे। तो इसको खाली हम ये एन्जॉयमेंट ही नहीं है, ये आप कह लें कि एंटरटेनमेंट भी नहीं, खाली नहीं, है एंटरटेनमेंट, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। कोई भी शौक, मैं शौक की बात कर रहा हूँ, ये ट्रैवलिंग ही नहीं हाल।
शौक की जब वो आप ताक़ब करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसे हासिल करते हैं, आप मेंटली रिलैक्स होते हैं। ये भी शौक को पूरा करना बेसिकली मुझे लगता है कि ये एक मुराकबे की किस्म एक टाइप है। अब वो जब आप मैं इस बारे में कहता होता हूँ कि जिस तरह हम विंडोज़ रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ठीक है? वो नहीं करे आप अपने आप को भी, अपनी रूह को भी तो, अपने दिमाग को भी तो थोड़ा रिफ्रेश करें। तो जब आप इस तरह करेंगे, इस तरह की एक्टिविटी को शौक, मुस्बत शौक, जो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद होगा या फ़ायदेमंद ना भी हो लेकिन आपके लिए वो दिमाग को रिफ़्रेश करेगा, तो वो आपके बच्चों के लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए भी फ़ायदेमंद इस तरह होगा, आप चिड़चिड़े नहीं होंगे। तो ये थोड़ी इनडायरेक्टली कह लें या थोड़ी फ़ल्सियाना कह लें या जो भी कहना कह लें, ये बंदे को फ़ायदा हो रहा और सोसाइटी को भी फ़ायदा है। पॉज़िटिव एक्टिविटी है, पॉज़िटिव आपका कोई भी शौक है, हॉबी है, तो वो एक ओवरऑल सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो वैसे भी जो आप बजट की बात कर रहे हैं पैसे बचा के, तो अगर वो पॉज़िटिव पे लग जाएगी तो ज़ाहिर है आपकी नेगेटिव पे नहीं लगाएँगे। तो मैं इस फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से एक मक़ूला है शायद किसी का मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को बुराइयों से बचाना चाहते हो, उसे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक डाल दो। वो गैजेट महँगे उनके चक्करों में पड़ जाएगा खरीदने में, वो जो पैसे पॉकेट मनी मिलेगी वो उधर खर्च कर देगा, वो बुरी गैजेट का ज़िक्र आया तो आप कैसे मतलब गैजेट कौन से इस्तेमाल करते हैं टूर के लिए निकलने के लिए? कितनी चीज़ें आप समझते हैं कि साथ होनी चाहिए जो अगर कोई टूर पे जाता है तो उसके लिए? वीडियोग्राफ़ी, फ़ोटोग्राफ़ी या वैसे नॉर्मल टूर के लिए? वैसे तो मैंने आपके गैजेट देखे हुए हैं और मुकम्मल देखे हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें अगर तो हम वीडियो को छोड़ के सिर्फ़ टूर के लिए करते हैं, तो क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें टूर पे जाने के लिए? कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? कुछ भी नहीं, आपका इरादा होना चाहिए। लेकिन आपने तो बैग लटकाए हुए होते हैं ठीक-ठाक। तो आपने फिर वो नहीं देखा सॉरी आपने देखा ही नहीं होगा कि वो जब हम ये क्या बोलते हैं पॉलीथीन का शापर जो होता है, पॉलीथीन बैग जो होता है। पॉलीथीन बैग जो है, शाप वो भी उसमें में भी एक वो कपड़ों का जोड़ा डाल के, एक जैकेट डाल के तो हम गए हुए हैं ना। ये स्लोली-स्लोली होगा, सही, सही। फ़ौरन नहीं होगा कि आप कि इतना सामान इकट्ठा कर लें। आपका इरादा होना चाहिए, आपको शौक होना चाहिए। शुरू से मतलब है कि थोड़ा-थोड़ा करके। थोड़ा-थोड़ा करके अब जितनी चीज़ें हैं ये कोई ये तो नहीं है कि जी मैं सुबह से टूर पे जाने लगा हूँ, तो मैं 1 दिन पहले मार्केट गया हूँ तो सारी चीज़ें खरीद के पूरा पैकेज ले आया, नहीं। एक चीज़ अभी ली है कोई कि ये पीछे 10 साल 15 साल हो गए हैं चीज़ें इकट्ठी होते-होते। अच्छा, मैंने देखा है आपके पास काफ़ी सारे गैजेट हैं और बैग भी है। अभी मेरा भतीजा भी आया हुआ था। उसने भी मुझसे पूछा, मैंने कहा ये सवाल मैं इंटरव्यू में करूँगा। कह रहे थे कि आपके बैग बड़े-बड़े बैग होते हैं, तो आपको ये कैसे याद रहता है कि फलाँ चीज़ किस बैग में किस जगह पे पड़ी हुई है? कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत पड़े और सबसे नीचे पड़ी हुई हो, तो वो कैसे याद रखते हैं आप कि ये सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं? ये वैसे उसने बड़ा सही सवाल किया है और ये बाकायदा आपको अगर लाइब्रेरी साइंस अगर आपको इल्म हो लाइब्रेरी में इतनी बुक्स होती हैं, उन्हें कैसे पता होता है? रिकॉर्ड रखते हैं, बाकायदा वो कार्ड होते हैं और किस अलमारी में डिपार्टमेंट हैं। अदर लिटरेचर इधर पड़ा हुआ है, शायरी लिटरेचर में शायरी इधर है, नसर इधर है, तारीख इधर पड़ी हुई है, फिर उनमें भी आगे राइटर ये वाले इधर हैं, ये इधर हैं, इधर इस तरह उन्होंने मैनेज किया होता है। तो ये शुरू में बाकियों का नहीं पता, मैं वाक़ई लिखता था, मैं इंडेक्स बनाता था, मैंने भी उसको यही बताया था कि हो सकता है कोई लिख के शुरू में। तो शुरू में इंडेक्स बनाता था कि ये चीज़ फलाँ जगह पे, ये फलाँ पे क्योंकि छोटी-छोटी होती हैं तो वो लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये हुआ कि एक पॉकेट है उधर फ़र्ज़ करें मैं कैमरा रखता हूँ। तो ख़ैर कैमरा तो बड़ी चीज़ है अगर आप छोटी कोई चीज़ कोई चाबी वग़ैरह कोई इस तरह की चीज़ रखता हूँ, तो वो अब उधर ही होनी है। तो वो ट्रैवल कर के उधर रख के वो अब वो फ़ोटो मेमोरी आदत बन गई अब पता लग जाता है। तो इसके बावजूद भी कई दफ़ा कोई नई चीज़ ऐड हो तो वो भूल जाते हैं यार ये किधर रखी है। तो ऐसा भी होता है पूरा बैग खोलना भी पड़ जाता है। सारा खोला और फिर निकाला क्या कहने। अच्छा, इस तरह के मैंने नोट किया है, फ़ील किया है कि आप जो काम करते हैं ना, वो आप सही मतलब कि उसके अंदर घुस के करते हैं। जैसे
आपने तहरीरी तौर पे शुरू में जब आप लिखा करते वैसे बहुत लोग मुझे कहते हैं कि यार तू कैसा राइटर है, किताब कोई नहीं। मैं कहा जदीद दौर का हूँ, अब किताब नहीं होती, अब और सिस्टम होते हैं। फिर शुरू में आपने लिखना शुरू किया तो वो मैंने किताबें आपने नोट किया वो हमने सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कापियाँ बनाई हुई हैं, बिल्कुल सॉफ्ट कापियाँ पब्लिश की हुई हैं। मैंने भी एक पब्लिश की हुई है अपनी सॉफ्ट कापी, लेकिन वो हमारे इधर के खाते में नहीं आती है ना। कॉपी होगी वो जिसको हम छू सकें, हाथ लगा सकें, वो ही किताब है। तो आपने तहरीर लिखी तो सही, मतलब कि जुनून के साथ लिखी, अभी भी आप लिखते हैं। फिर आपने फ़ोटोग्राफ़ी की तो फिर बाकायदा आपने गैजेट भी लिए, सारा कुछ लेके आपने तरतीब के साथ अब आप वीडियो पे आए हैं। हमने वीडियो देखी आपकी, आपके पास ड्रोन भी होता है, आपके पास कैमरा भी होता है, फिर उसके बाद वो दूसरा कैमरा जो गोप्रो जो है, एक्शन कैमरा बोलते हैं, गोप्रो भी। जी, सही है, एक्शन कैमरा जो है वो भी आपके पास होता है। तो आप वो सारी चीज़ें मतलब है कि प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो इसमें क्या कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मोबाइल से बना के गुज़ारा कर लेते हैं, तो इसमें आपकी क्या लॉजिक है या आप इस पे क्या कहना चाहते हैं लोगों को अगर काम करते हैं तो उस पे क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए? जिक्र किया है कि जो करते हैं वो बड़े, एहतमाम के साथ कर इसे आप मेरी अच्छाई कह लें या खामी कह लें, कि मेरे ये बाज़ दफ़ा मेरे लिए मसाइल भी बनाती है ये चीज़ें, कि शुरू से ही मेरी आदत जिस चीज़ के पीछे पड़ा हाथ धो के पड़ गया। सही है, जब भी कोई चीज़ करनी हुई तो करनी है उसको हाथ धो के, ये दिन रात मैं सोने लगा हूँ तो मुझे ख्वाब में भी वही चीज़ नज़र आ रही है। मैं सुबह उठा हूँ, नाश्ता बाद में किया, पहले उस चीज़ पे सोच रहा हूँ या काम कर रहा हूँ। ये बाज़ दफ़ा मेरे लिए मसाइल भी बनाती है। तो ये खुदा की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड कह लें, गिफ्ट है या जो भी है, ये उसकी तरफ से ही है, तो फिर हाथ धो के पीछे पड़ जाता हूँ। तो ऐसा भी होता है कि बहुत चीज़ों के पीछे हाथ धो के पड़ा हूँ, उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाने से पहले मैं हाथ धो वापस धो लिए, किसी और चीज़ के पीछे पड़ गया। बात चीज़ें ऐसी भी हैं जो मंज़िल-ए-आम पे नहीं आई, ठीक है? मतलब मुझे गाड़ी ठीक करने का, इंजन रिपेयर करने का शौक था, तो मैंने वो भी शुरू कर दिया। तो लेकिन वो नहीं रिपेयर हुआ है। नहीं है कहीं पे तो हाँ, उस मंज़िल-ए-आम पर नहीं आया ना, कुछ देखा नहीं है। मसलन हिकमत, ये जो हकीम होता है, डॉक्टर मेडिकल ये वो, तो हकीम को तो वैसे ही और लेते हैं। मुझे एक दफ़ा शौक आया, ये मेरे वैसे परदादा हकीम थे ना, तो वो मैं ख़ानदान हमारे के बड़े थे, तो ये है क्या था, तो मैंने वो बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। आज के दौर की जितनी हिकमत की है मैंने वो दिन रात एक करके सारी किताबें पढ़ के वो कच्चा-चिट्ठा उसका निकाला। बढ़िया हद तक वो ठीक ठीक क्या है ठीक। तो बस वो दोस्तों ने मज़ाक करना हो तू हकीम बन जाएगा। तो मैं कहा वो तो हम ख़ानदानी है इसमें कौन-सी हरी बात। तो वो इस तरह का भी। अच्छा, मैं 1-2 चीज़ें और भी देख रहा था कि अब हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो वीडियोज़ आपने बनाई सौ बहार जीवन के नाम से, ये अभी तक कितनी हो चुकी हैं? एक तो ये बताएँ और फिर उससे अगली बार कहानी शुरू करते हैं। तीसरी चौथी वीडियो थी तो मुझे जब 5वीं बनाने लगा तो बना ली, तो उसका जो टाइटल पे लिखना था एपिसोड कौन-सी है, तो मैंने पिछली वीडियो जाके देखी पिछली नंबर कौन-सा था। बताने का मकसद है कि मुझे याद नहीं करेक्ट 12 हो गई हैं या 11 ये इसके इधर होंगी, इतनी हो गई हैं। सही है। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो बनाई जो आप इंडिया के बॉर्डर पे गए। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हम भी बॉर्डर पे गए, हमने भी बनाई, या कुछ लोग ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान का आखिरी गाँव, ये बहुत सारे बंदों ने लिखा। आपने भी लिखा कि पाकिस्तान का आखिरी गाँव। तो ये कुछ बताएँ कि वाक़ई आखिरी गाँव था या जिस तरह बाकी सारे लिखते हैं तो आपने भी लिख दिया? देखिए टेक्निकली अगर आप देखें तो आखिरी गाँव जो भी हर गाँव ही आखिरी होगा। बॉर्डर पे होगा वो आखिरी होगा। अब बॉर्डर आप पाकिस्तान का पूरा देखे, अफ़गानिस्तान, चाइना और इधर इंडिया हो गया, फिर समंदर हो गया, ईरान हो गया, तो ये सारे जो भी बॉर्डर पे आएगा वो आखिरी होगा, ठीक है? फिर इसमें एक और टर्म भी है ना, पिंडी के बाद आखिरी गाँव, पिंडी के बाद पहला गाँव, यानी आप किसी भी गाँव को पहला और आखिरी बना सकते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए आखिरी किस सेंस में आखिरी? आया उधर बॉर्डर आ रहा है। मैंने जो लिखा, मैं क्योंकि ट्रैवलिंग के लिहाज से वो नक्शा मैप जो है उसमें मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, मैं इस सेंस में जो है ना आखिरी के ज़ुमरे में लेता हूँ। ठीक है। अगर हम मशरिक में देखें ना पाकिस्तान का जिस तरह मैप है, तो मशरिक में जो आखिरी गाँव होगा, आखिरी पे मैंने ज़ोर दिया है,
आखिरी गाँव होगा वो गोमा, जो ग्यारी जाते हुए आता है, ठीक है। वो, और फ्रानो जो लद्दाख बॉर्डर पे आता है। ठीक है, ये आखिरी तकरीबन ये 19-20 के फ़र्क से कह ले बनते हैं कि अगर हम देखेंगे पाकिस्तान के मैप में बिल्कुल मशरिक पे जो है, तो ये उधर आखिरी बनेंगे, उस सेंस में मैंने तो लिखा है। अदरवाइज तो हमारे इधर सियालकोट के आगे जाए उधर भी जो गाँव है वो आखिरी है, जो जिस बॉर्डर पे भी जाओगे वो आखिरी है। लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो देखी, मेरे ख्याल में शायद लद्दाख वाली वीडियो है, जिसमें वहाँ के लोग कहते हैं जी कि हमने पहली दफ़ा टूरिस्ट जो है वो पहली दफ़ा देखा है यहाँ, उससे पहले वहाँ कोई भी नहीं गया। तो क्या वाक़ई ऐसा था कि वो जहाँ आपने वीडियो बनाई है वो पहली दफ़ा मंज़र-ए-आम पर आया है गाँव? नहीं, गाँव टूरिस्ट वो इस सेंस में है कि जहाँ तक बॉर्डर पे गया, टूरिस्ट वहाँ तक नहीं जाते या जा नहीं सकते, काफ़ी मसाइल होते हैं, हसास एरिया है, तो ये बाज़ दफ़ा एक्टिविटी चल रही होती हैं, तो वो जाने भी नहीं देते। परमिशन नहीं होती है बिल्कुल जी। जहाँ तक मैं गया उस टूर पे, तो उधर तक कोई टूरिस्ट बकौल उनके, अब मैं उधर लेजर लेके तो नहीं बैठा हुआ, इंडेक्स तो नहीं बना रहा कि फ़लाँ आया, फ़लाँ गया। बकौल उनके कि इधर आज तक कोई टूरिस्ट इस जगह तक नहीं आया। गाँव वालों ने वो वीडियो में भी शायद आपने देखा, गाँव वालों ने भी कहा कि एक आध लोग आए, लेकिन इतनी डिटेल में गाँव को किसी ने विज़िट नहीं किया। ठीक है, तो आपने किया है, तो मज़े की बात है कि जाने से पहले मुझे नहीं था पता। जाने से पहले मैं इस नीयत से नहीं था गया कि मैं आखिरी गाँव देखने जा रहा हूँ, या मैं वो कह लें पहला टूरिस्ट होऊँगा। मैं तो गया अपने वो शौक के लिए, जो जैसा मैंने आपको बताया, 100 बहार जीवन के आखिरी एक हद को छूते हैं। मैं तो इस सेंस में गया कि उधर आखिर पे जाते हैं क्या है, तो वो आगे से ये नहीं करा यार, कह ले ये भी खुदा का तोहफ़ा ही था। वहाँ के गाँव के लोगों ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी किया आपका, बड़े अच्छे तरीके से मिले हैं, तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि वाक़ई वहाँ कोई गया नहीं है, या अगर गया है तो इतने डीपली उस किसी ने वीडियो नहीं बनाई है उसमें। आप गाँव वालों से घुल-मिल जाए, शायद मैं एक देहाती हूँ, तो गाँव में रहता हूँ, तो शायद मुझे आइडिया है कि किस तरह लोग उसका रिस्पेक्ट देना जो है सबसे अहम। आप घुल-मिल जाएँ, घुल-मिलने से मुराद ये है कि आप उनके जो कह लें रहन-सहन का एहतराम करें। हमारे टूरिस्ट कुछ जो है, बल्कि मैं कहूँगा कि आप ठीक है, आप उनके रहन-सहन का हर चीज़ का एहतराम करें, तो वो लोग आपसे ठीक हो जाएँगे। उनके जो असूल-ओ-ज़ाबित हैं वो पूरे करें तो बंदा है। अच्छा, इस वीडियो में एक और चीज़ मैंने देखी, उसमें स्टार्ट में ही आप कहते हैं कि मैं इंडिया में तो नहीं आ गया। वो हाइलाइट है ना, वो असल में स्टार्ट में तो वो जो आप वीडियो में दिखाते हैं कि आगे वीडियो में क्या आने। जी, जी, बिल्कुल, लेकिन वो मतलब वो ये है कि ऐसा है कि आप ऐसी पोज़ीशन पे थे कि जहाँ ऐसा महसूस हो रहा कि आप इंडिया में आ गए हों। मज़े की बात है, मुझे उस वक़्त ये खुद भी नहीं था पता कि कैमरा चल रहा है। ये मैंने बाद में आके फुटेज देखी, तो मैंने कहा यार ये तो रिकॉर्ड हो गया हुआ है। और उधर वाक़ई ही मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कहीं कोई ये बंदा ही नहीं मिल रहा। रास्ता जा रहा है, मैं चलता जा रहा हूँ, कोई बंदा नहीं मिला। तो मैं रुक गया एक जगह पे, मैं कहा कहीं वाह, आपने अब तो खैर फेंस लगी हुई है। पुरानी हमने पढ़ी हुई खबरें पढ़ते, वो बच्चा था, वो घर से निकला, तो वो बॉर्डर क्रॉस कर गया। इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं बॉर्डर में। वो मेरे ना ऐसे फ़िल्म सी एक चली कि कहीं मैं भी ऐसे तो नहीं, बच्चा नहीं, चलो थोड़ा तो वो ज़्यादा उम्र का, कहीं बॉर्डर क्रॉस कर दिया। आप माहीगीरों का सुनते हैं, वो समुद्र में मछलियाँ पकड़ते-पकड़ते हाथ क्रॉस कर, इस तरह मैं भी कहीं कर तो नहीं गया? तो ये ना हो कोई नया ब मुझे वाक़ई खौफ़ आया। इस हवाले से खौफ़ कह लें या वो तशवीश हुई कि मैं कहीं वाक़ई तो नहीं, मैंने मैप खोला, गूगल मैप खोला, उधर बॉर्डर लाइन जो थी वो देखी, मैंने कहा वहाँ इंटरनेट चल रहा था? नहीं, इंटरनेट में ऑफ़लाइन मैप सेव करके ले ओके, सही, सही, सही। यूज़ करता हूँ, एक ऑफ़लाइन मैप करता हूँ, अगर डिवाइस ख़राब भी हो गई है, तो मैंने हाथ से भी नक्शा सरसरी सा बनाया होता है। ठीक है, उसमें कई-कई जगह के वो लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड वगैरह जो तूल बल दर्ज़ बल है वो भी लिख लेता हूँ अपनी सहूलत के लिए। बैकअप प्लान, तो वो ख़ैर इतना डिटेल भी नहीं होता। बाज़ वो मैंने ना वो कागज़ वाला नहीं, गूगल मैप जो ऑफ़लाइन सेव था, उसमें मैंने देखा कि यार ये अच्छा वो फ़लाँ जगह पे है, मशरिक़ इधर है, ये है, वो है, आने अभी बॉर्डर दूर है। फिर मुतमिन हुआ। अब ये था, वो तो ख़त्म हो गया। अब आगे बोर्ड लगा हुआ है। मुझे बताया गया कि आप चले जाना आगे। लेकिन उधर बोर्ड लगा हुआ कि इधर से आगे जाना मना है। और उधर था भी कोई बंदा नहीं पूछू? अब मैं करूँ क्या?
फिर खैर वो उधर इंतज़ार किया, लोग मिल गए तो फिर उन्होंने वो कुछ जा रहे थे तो उन्होंने बताया, गाइड किया तो। फिर उसके बाद आप आगे चले गए। भाई ये कि बड़ी मतलब कि दिलचस्प सिचुएशन सी भी बन गई। तो ये जो टूर है आपका, इसमें मुश्किलात तो आई होंगी यकीनन? मुश्किल वो क्या बोलते हैं, आप घर से चले, मुश्किल तो हर घर में भी या को कहीं पे भी आ जाती है, लेकिन मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन वो क्या कहेंगे कि बाज़ मस तकलीफ़ में भी इंसान को मज़ा आता है। शौक कह लें या वो उसके ताक़ुम में जब निकलते हैं, तो वो जो है मेहनत या सफ़र की तकलीफ़ जो है वो भी आपको अच्छी लगती है। वो क्या था, गालिब का शेर नहीं, नासिर, हकीम नासिर का शेर था, "पी जा अय्याम की तलख़ी को।" तरक्की को भी हँस कर नासर, गम के सहने भी कुदरत ने मज़ा रखा है। ये सही बात है। अब्दा परवीन साहब ने गाया भी है ये बड़े मज़े से। ये जितने भी आपने सफ़र किए हैं, किसी सफ़र में खौफ़ या डर या कोई इस तरह की फीलिंग आई है कभी कि यार नहीं यार ये मुश्किल हो गया मेरे लिए इससे आगे जाना? नहीं, बाज़ जो है दफ़ा तो ऐसा भी होता है ना कि आगे जाना क्या, बोलते फिर कैंप किया हुआ है, तो अब ना आगे जो है ना पीछे ये भी हो जाता है। बस मुझे ना शौक आया कि टिल्ला जोगियां पे ना अकेले रात गुजारी जाए। अच्छा, क्या होता है, खौफ क्या किस हद तक जाता है, तो अब उधर कैंप कर लिया था अब अकेले? अकेले। तो उसमें रात को ना जागते हुए ही एक ही साथ से गुजरी। तो ये तो हो गया कि एक कैंपिंग का। बाकी खौफ रात गुज़ार ली थी आपने वहाँ वो? वो एक उसके बाद आप ना जब ये सोच जाते ठीक है फिर जो होगा देखा जाए। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई। तो वो इस तरह का आप जब ये सोच जाते ठीक है जो होगा देखा जाएगा, है बेवकूफ़ी ये भी वैसे। लेकिन अगर आप सोच गए हैं, ऐसे हालात में पड़ गए हैं, तो फिर खौफ किसी हद तक कम हो जाता है। सही है। और शायद आप मानते हैं या नहीं मानते, बात चीज़ें कुदरत पे छोड़ देनी चाहिए, वो डिसाइड करे। ठीक, ठीक, बिल्कुल। एक जगह थी जहाँ मैं जा रहा था तो खौफ इस तरह वहशी था कि मैं कहता था कोई बहाना मिले मुझे वापस जाने। वापस जाने का। सच्ची बात है। ये कौन-सी जगह थी? वो भी बताता हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कोई बहाना मिले। छोड़ना जाना जा रहा था, कोई खतरनाक नहीं था इतना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कि वापस कोई ऐसा बहाना मिले कि मैं कहूँ ठीक है जी, इस वजह से मैं क्विट कर दिया हूँ। सही। तो एक इस दफ़ा ऐसा हुआ, वो ग्यारी जाते हुए हुआ था, इफ़ी में। सीधे नहीं। हाँ, वो रिकॉर्ड नहीं था हुआ, बाद चीज़ें होती हैं वो मैं करता हूँ, वो रिकॉर्ड हो जाती हैं, कर लेता हूँ, बाद नहीं करता। तो उधर था मुझे, क्योंकि वो बादल ऐसे आ रहे थे ऊपर से, को वो मैंने इस तरह का नज़ारा पहले नहीं था देखा। नहीं देखा था। वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी। वो एक तिलिस्माती सी दुनिया फ़ील हो रही थी, तो ख्वाब सा लग रहा था। तो मैं कहता था ऊपर जब देखता था जहाँ जाना है, तो उधर तो बड़े घने बादल हैं। इसमें ना पहाड़ों में एक बड़ी चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है, ख़ास तौर पे बाइक पे या गाड़ी पे आपने विज़िबिलिटी। अगर आपके चारों तरफ बादल आ गया, धुंध पड़ गई, आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो आप हिल भी नहीं सकते उधर से। मकामी को तो आइडिया होता है, जिस तरह इधर पंजाब में धुंध पड़ती है, तो आपको आइडिया होता है ये गली मेरी आ गई है, ये मेरी इधर या बिल्कुल, लेकिन आप कहीं अनजान रोड पे जाओ आपको आइडिया ही नहीं होगा। नहीं आइडिया होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, सीरियस प्रॉब्लम है। तो मुझे वो देख के तो मैं कहता ये प्रॉब्लम ना बन जाए। हाँ, फिर बादल भी हटने लग पड़े, फिर मैंने कहा जो कहा चलते हैं, सही है बात। मैं चला गया। उस पे घबराहट आपको फ़ील घबराहट वो घबराहट या वो सीन कैप्चर किया हुआ है आपने? नहीं, मेरे ख़्याल में मैंने वो सिर्फ़ ये था, बड़ी तिलिस्माती सी दुनिया, माफ़ूकुल फ़ितरत सी है, ये ही था। सही है। तो अच्छा आप ज़्यादातर जो ट्रैवल है वो करते हैं बाइक पे हैं और सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, अकेले ही जाते हैं। तो बाइक कौन-सा यूज़ करते हैं आप? ये बड़ा सवाल पूछा जाता है, बाइक कौन-सा यूँ क्योंकि असल में ना लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू किया था गालबन जवेरिया थी बाइक का ना तो वो सीडी 70 में जाती है। तो 70 पे मैंने पूछा था उनको ये मुश्किल तो नहीं है? उसमें उसने कहा नहीं, नहीं मेरे लिए तो बड़ा बेहतरीन है। लेकिन मैंने देखा बाकी लोगों को कुछ बाइक अच्छे होते हैं थोड़े से, तो आप कौन-सा बाइक नॉर्मल सी बाइक है, यामाहा YBR G। सही है? तो यही है, ठीक है।
असल में आपने जब वो ऊपर वाली चीज़ अच्छी चीज़ देखी हो, मतलब आपने बड़ी हैवी बाइक चलाई है, उस पे सफ़र किया है, तो फिर आप फ़र्क कर सकते हैं ना। तो मेरे ख़्याल में जितनी मैंने चलाई है, मुझे तो ये बेहतरीन लगी तो मैंने रखी हुई है। मुश्किल होती है, ये नहीं आप कह सकते कि मुश्किल नहीं होती। थकावट होती है, सैर होता है, लेकिन आदत भी हो जाती है, अच्छा भी लगता है। जैसे वो दूसरी वीडियो थी, बारिश आ गई, तो मैंने कहा वो सारा दिन 3 दिन बारिश, मुसलसल बारिश में सफ़र होता था। तो ठीक है, मैं उसको एन्जॉय करना शुरू कर दिया। बारिश बरस रही है, मैंने रेन सूट पहना हुआ है, बैठा हुआ हूँ एक जगह पे, मज़ा आ रहा है, बस ठीक है। सही है। अब इसके अलावा आपके पास कैमरे वगैरह भी हैं, तो कैमरा आप कौन सा यूज़ करते हैं? कैमरा मैं कैनन यूज़ कर रहा हूँ, जो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ख़ास तौर पे, या कोई फ़ोटो वगैरह ज़ूम करना हो वीडियो कहीं पे तो उसके लिए। तो बाकी वो एक्शन कैमरा ही है, हेलमेट पे लगा हुआ है, तो मोबाइल से भी कर लेता हूँ कई जगह पे। ठीक है। अच्छा चलें इसको थोड़ा-सा मूव करते हैं, वीडियो को लेके ही चलते हैं आगे। आप वीडियो आप आपने यूट्यूब पे भी अपलोड करना शुरू किया है। तो यूट्यूब पे आने के लिए क्या आप समझते हैं कि मेरी तो खुद की ख़्वाहिश भी ये थी कि आप यूट्यूब पे आएँ, वीडियो बनाएँ। आपने काफ़ी अर्सा पहले बनाया लेकिन उसके बाद आप प्रॉपर वर्क करना शुरू किया है। तो यूट्यूब के हवाले से आप क्या कहते हैं कि अगर आप यूट्यूब पे काम करें तो किस तरह करना चाहिए? मेरा ख़्याल है, शायद मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया है ये, नहीं, यूट्यूब दोस्तों ने जिस तरह फ़ोटोग्राफ़ी मैंने शुरू की, तो फिर टूर पे जाते हो, ट्रैवल करते हो तो वीडियो भी बना लिया करो। मैंने कहा बना लूँगा, वो क्लिप वगैरह बनाने बस इस तरह। लेकिन मैंने जो नोट किया, ये वीडियोग्राफ़ी जो है ना, ये फुल टाइम जॉब है। आपको टाइम निकालना पहले भी बात हो चुकी है कि टाइम निकालना पड़ता है और ये फुल टाइम जॉब है। तो अब मैंने वही सारे अपने काम वाइंड अप करके, तो मैंने कहा 100 वीडियो बनानी है, तो बस फिर वो फुल टाइम दे रहा हूँ वीडियो को भी। सही है, आप वीडियो की तरफ ही है। मेरे ख़्याल में अगर आपने करना है, तो फिर मेरी आदत है शायद, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर करें, ठीक तरह करें। फिर पार्ट टाइम वैसे भी आपने नोट किया होगा कि यूट्यूब एक फुल टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब है, बिल्कुल फुल टाइम जॉब है और इसमें मैंने इसलिए ये पूछा था क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो वीडियो बनाते हैं कुछ लास्ट टाइम यहाँ इस्लामाबाद में जो टूरिस्ट है ना उनका मीटअप हुआ था, तो मैं भी वहाँ गया था वैसे ही देखने सुनने के लिए, तो उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे थे उससे वैसे ही जाते थे, अपने शौक के लिए ना वीडियो बनाते थे ना तस्वीरें बनाते। तो ये तो सबसे अच्छी बात है। ये तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप वीडियो के लिए जा रहे हैं, तो फिर तो आपको वो जॉब करनी पड़ेगी। सही है। ठीक है? ये अलहदा बात है कि आपको वीडियो बनाने का शौक है या वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो फिर आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज़ तो वो एक जॉब बन जाएगी। तो बहरहाल इसी तरह यही है। चलिए अब इख्तिताम की तरफ भी जाते हैं, तो आखिरी आखिरी सवाल करते हैं कुछ। अभी आपका नेक्स्ट का क्या प्लान है? आपने कौन-कौन सी जगहों पे जाना है? सच्ची पूछें तो मैं सिर्फ़ एक तरफ मुँह करता हूँ। क्योंकि अगर आप प्लान बना लेंगे, यार मैंने फ़लाँ टाइम तक फ़लाँ जगह पे पहुँचना है, तो ये आपने अपने पे बर्डन डाला, इसमें से एंटरटेनमेंट निकल गई, वो 100 साल जीने वाली वो पूरी एक कहानी ख़त्म हो गई फिर। खत्म हो गई। आपने तो टेंशन पाल ली। पाल लिए कि आप पहुँच नहीं वो पहुँचना है या फ़लाँ इलाके में जाना है या ऐसे करना है या वैसे करना है, फ्री। हाँ, ये है थोड़ा-सा एक सरसरी सा प्लान तो होता है रात का। तो नो रोड मैप तो बनाए हुए होंगे कि हाँ भई अब ये था कि मैं जा रहा हूँ तो बाबू सर पास खुला हुआ है या बंद हो गया। वैसे इसको एक मज़ाक भी सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं, लेकिन अब मज़े की बात है, मुझे ज़रूरत थी पता चले। तो मैंने 2 बना लिए, सोच लिया था बाबू सर खुला हुआ तो उधर से चला जाऊँगा, पहली ये ऑप्शन। बंद हुआ तो सीधा केकेएच से चला जाऊँगा। तो ये इस तरह प्लान है, जहाँ शाम हुई ठहर गए, तो फिर सुबह हुई तो चल पड़े। तो देखते गए नज़ारे आराम से। ऐसा भी हुआ, मैं पहले भी बता रहा था कि मैं निकला हूँ, 2 घंटे एक जगह पे बैठा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना असल चीज़ है। अगर आपको जॉब लग रही है, बर्डन लग रहा है, तो फिर वो मकसद फ़ौत हो गया। फ़ौत हो गया। मतलब जाना है तो अपने दिल की या अपने सुकून के लिए या तस्कीन के लिए जाना है, इसमें मैं एक और भी बात ऐड करना चाहूँगा कि बाज़ लोग कहते हैं कि 4 दिन का टूर है, तो ये जगह देखनी है 4 दिन। देखनी है। ठीक है, उनका एक अंदाज़ है, मुझे उस पे एतराज़ नहीं, मेरा नहीं ये अंदाज़। मेरा कि ये है कि आपने 4 दिन के लिए जाना है, ये तो आप तय कर लें। लेकिन आप आराम से जाएँ, जिस जगह पे जा रहे हैं उसकी मुकम्मल फ़ील लें, उसको देखें, परखें, समझें,
फिर उसके बाद आगे मूव करें। ये अक्सर लोगों का ये प्लान होता है कि चलो जी जाएँगे, रात को इधर स्टे करेंगे, फिर उसके बाद घूमेंगे, फिर आगे चले जाएँगे, फिर आगे चले जाएँगे, इस तरह का। अगर आपको उस तरह कंफर्टेबल है, बाज़ बंदे हैं कि वो हम इसको ऐसे एग्ज़ाम्पल है, बिज़नेस उनके लिए कंफर्टेबल है, बाज़ बंदे हैं उनके लिए नौकरी, जॉब कंफर्टेबल है, ठीक है? अगर आपके लिए इस तरह प्लान बना के चलना कंफर्टेबल है, तो वो करें। अगर आप फ्री रह के कर मैंने अपना बताया कि मुझे अगर मैं पहले प्लान पूरा बना लूँगा, तो फिर मुझे होगा इधर पहुँचना है, तो वो मुझे एक ना बर्डन सा लगने लग पड़ता है। तो वो मैं बर्डन नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मैं 100 बहार जीना चाह रहा हूँ। अच्छा, सोबहार जीवन। और इख्तिताम की तरफ चलते हैं जी, आखिरी सवाल करते हैं आपसे, बल्कि सवाल नहीं, आपकी राय लेना चाहते हैं कि अगर कोई टूरिस्ट टूर करना चाहता है, तो वो किस जगह पे जाए? जो आपने चीज़ें जगहें देखी हुई हैं, उसमें आप क्या मशवरा देंगे कि किस जगह पे जाए? और उसके अलावा उसके पास क्या मतलब है कि गैजेट वगैरह या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सफ़री सामान क्या होना चाहिए उस। फ्री सामान का पहले वैसे मैंने बता दिया है कि वो तो आपने कहा जिस तरह भी है शॉपिंग बैग में, लेकिन फिर भी एक कम से कम। ऐसे ए, होना ये कि आप जिस तरह के मौसम में जा रहे हैं, उस तरह के आपका लिबास ज़रूर होना चाहिए आपके पास। जैकेट वगैरह होनी चाहिए, अच्छे शूज़ होने चाहिए मौसमी लिहाज से। सबसे बड़ी चीज़ ये मौसमी लिहाज से, ठीक है? उसके अलावा खाने का कि मीन्स आपको पता होना चाहिए उधर क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, क्या खा सकते हैं, बाज़ मसाइल भी होते हैं। तो अपनी जो बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं या वो आप मैं अगर उधर से मिलती हैं ठीक है, नहीं तो साथ ले जाएँ। तो रही बात कौन से इलाके में जाना चाहिए, मेरा इस पे ये ख़्याल है कि आप 2 इलाकों को कंपैरिज़न उनका नहीं कर सकते, आप उन में मुवाज़ना नहीं कर सकते। हर एक जगह की अपनी फ़ील है, अपनी है। अब टिल्ला जोगियां की बात कर रहा था मैं, एक दफ़ा टिल्ला जोगियां गए तो उधर एक और ग्रुप आया हुआ था, तो एक लड़का दूसरे लड़के को गालियाँ दे रहा था। "तू कित्थे लैंदा सानू? ज़लील कर छड़िया, वो ट्रैक है मुश्किल बाइक कर, तो तू सानू खज्जल कर दित्ता है।" तो वो अब उसे वो नहीं था पसंद आ रहा, मैं बार-बार जा रहा हूँ, सही। ठीक है? अब मैं तो कहूँगा टिल्ला एक बड़ी प्यारी जगह है। दूसरे बंदे को वो गुस्सा चढ़ा हुआ था कि हम कहाँ जंगल बेबार में आ गए हैं। हर बंदे का अपना अंदाज़ है, किसी को होटलिंग पसंद है, किसी को घर का खाना पसंद घर का खाना पसंद है। है, हर बंदे का अपना अंदाज़, तो इस वजह से अंदाज़ के लिहाज़ से आप कंपैरिज़न नहीं कर सकते। दूसरा, हर इलाका जो है, उसकी हर मौसम में एक अपनी फ़ील है, एक अपनी वाइब्स होती हैं। ठीक है? तो ये भी चांसेस होते हैं कि आप फ़र्ज़ करें कि आप मरी या आप शुमाली इलाका जब किसी ऐसे दिन में चले गए हैं कि जब उधर का मौसम सूटेबल नहीं था फॉर ट्रैवलिंग या फॉर टूरिज़्म के लिए, तो तब आपको वो जगह प्यारी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप गए मौसम का देख के सारा, तो आपको प्यारी लगेगी। तो आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो सबसे पहला सवाल, क्या आपने अपने इलाके का पार्क देखा हुआ है? सबसे मैं स्टार्ट यहाँ से क्या? तो इसकी मिसाल, एक बंदा वीज़ा लेने गया, तो वो कहता है जी, उन्होंने पूछा क्या करने जाना है? उसने कहा जी मैंने ज़ियारतें करने जाना है। उसने पूछा अपने मुल्क में कर ली हैं ज़ियारतें? मेरी सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग चिनाब किनारे की है। आपको वो इल्म होगा जलालपुर बिल्कुल, बिल्कुल, जलाल भट्टा के साथ ज़्यादा ट्रैवलिंग मेरी चिनाब किनारे की है। हमारे भी आपके पास आया था, तो एक दफ़ा हम गए थे वहाँ, अब्बास भाई और आपके तकरीबन साथ। तो जो करीब है सबसे पहले उससे देखें, मेरा ये मशवरा है। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते वो सबब भी बनते जाएँगे, वसाइल भी साल भी बनते जाएँगे, काम चलता जाएगा, आता जाएगा। चलिए जी, हम प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब जाते हैं। बिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बड़ा कीमती वक़्त दिया। अच्छा, आप अगर बिलाल भाई के जो व्लॉग हैं या वीडियोज़ हैं देखना चाहते हैं, बड़ी शानदार किस्म की वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। बिलाल भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने चैनल के हवाले से बता दें, डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, लिंक दे देंगे, लेकिन अपने मुँह से या अपनी ज़ुबान से बताएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिलाल भाई बताइएगा थोड़ा। आपने बार-बार नाम लिया है, तो वो एम बिलाल एम के नाम से ही है चैनल, ठीक है? तो वही है, बाकी आपने ये कहा कि बड़े अच्छे हैं, तो हमारे लोग पहचानते हैं सब्सक्राइबर से, सही है। कितने हैं, तो मेरे इतने ज़्यादा अभी ठीक ही है। लेकिन वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और एम बिलाल एम लिखेंगे आप तो मेरे ख़्याल में एक ही एम बिलाल एम आएँगे। और अगर आप पाक उर्दू इंस्टॉलर के लिए लिखेंगे तब भी, यूट्यूब पे लिखेंगे तब भी, किसी भी जगह पे आप एम बिलाल एम लिखेंगे तो इनके तमाम चैनल्स आ जाएँगे। चैनल से मुराद ये है कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स सारे आ जाएँगे।
तो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह अगर आपने इनकी एक वीडियो देख ली तो सब्सक्राइब आप खुद ही कर लेंगे, यकीन से कह सकता हूँ मैं। जी, बहुत शुक्रिया जी आपका बिलाल भाई, और इजाज़त चाहेंगे जी इसके साथ ही इंशाल्लाह इस तरह की और शख्सियत भी आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस हवाले से कोई क्वेश्चन आपने करना हुआ तो आप ज़रूर कीजिएगा, बिलाल भाई से हम राब्ता करके उसका आंसर आप तक भी पहुँचाएँगे। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।